So in this video I am going to solve the second assignment question. So the second assignment question is calculator. I have to solve calculator assignment. You can see this is the question and what we have to do. तो हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में, आप पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है कि हमें दो इनपुट लिखना है num1 और num2 का, और उनके ऊपर हमें कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। और वो ऑपरेशन ये है, चार ऑपरेटर्स का हमें यूज करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका हमें यूज करना है, चार मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना है। और यदि इनमें से कोई नहीं है, यदि आप इनमें से कोई सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हमें क्या प्रिंट करना है, इनवैलिड ऑपरेटर प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये है असाइनमेंट का क्वेश्चन। चलिए अब मैं कोड दिखा देता हूँ। जिसको कोड चाहिए आप इसको एक बार एनालाइज कर लेना, इस कोड को, और ख़ुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप देख लो एक बार कोड। ये है HTML का और कोड है। ठीक है, और ये है यहाँ पर CSS का कोड। ये है CSS बॉडी इनपुट। हमने सिर्फ नॉर्मल सा CSS लगाया हुआ है। आउटपुट भी अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये है CSS। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का कोड देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है जावास्क्रिप्ट का कोड। मेन ये जावास्क्रिप्ट का कोड ही है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका परफॉर्म होना है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, बस इतना ही है। अब हम इसका थोड़ा आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट इसका किस प्रकार से आ रहा है, ताकि आप लोग ट्राई कर सकें खुद से। ठीक है, तो आउटपुट इसका, तो ये है इसका आउटपुट। कुछ मैंने हूवर का लगाया हुआ है, सिंपल कैलकुलेटर है ये। आप इसको HTML CSS देकर एक्चुअल कंप्यूटर कैलकुलेटर जैसा बना सकते हो, यदि आपके पास टाइम है तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो थोड़ा सा हम इस पर इनपुट भी देकर देखते हैं। हम लगाएंगे यहाँ पर एडिशन और ये कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। और थोड़ा देख लेते हैं डिवीजन का। ये डिवीजन भी आ रहा है फ्लोट में बिल्कुल। और एक इस बार हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या आएगा, तो ये इनवैलिड ऑपरेटर आ रहा है। एक बार इसको 0 से डिवीजन करके देखते हैं क्या दे रहा है। 0 से किया तो ये इनवैलिड ऑपरेटर आ रहा है अभी भी। एक मिनट, डिवीजन, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, यानी सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। तो आप लोग एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिए कोड को एनालाइज करने के बाद। ठीक है, इसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। HTML कोड में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लगाया हुआ है। और हेड के अंदर हमने सिंपली CSS को ऐड किया हुआ है, और बॉडी के अंदर सब कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने सिंपल कैलकुलेटर एक हेडिंग दिया हुआ है। इसके बाद फॉर्म टैग के अंदर, यहाँ देख पा रहे हो, ये फॉर्म टैग के अंदर हमने सारा num1 num2 जितना भी इनपुट था वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने num1 दे दिया है, और इसको रिक्वायर्ड भी किया है, ताकि इसको फिल करना ज़रूरी है, तभी आप इस पर परफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर हमने ऑपरेटर लगाया हुआ है, ये प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इसके बाद यहाँ पर हमने एक बटन बनाया हुआ है सबमिट का। इसके बाद मैंने एक यहाँ पर डिव बनाया हुआ है, ताकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड जो भी जनरेट होगा, आउटपुट जो आएगा वो इस कंटेनर के अंदर आ सके। ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा है ब्लैंक कंटेनर। ठीक है, ताकि जो हमारा आउटपुट होगा वो इसके अंदर स्टोर हो सके और यूजर को दिखा सके। और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग की मदद से जावास्क्रिप्ट को ऐड किया हुआ है। अब देखते हैं ये। और CSS में तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता है CSS। मैंने बॉडी के अंदर मार्जिन
डिस्प्ले फ्लेक्स, यही सब लगाया हुआ है जो नॉर्मल यूज होता है। और ज़्यादा दिखाना है आपको तो आप हूवर लगा सकते हो, अदरवाइज आप हूवर नहीं भी लगाओगे तो सिंपली आपका कैलकुलेटर चलेगा। ठीक है, तो ये है ऑपरेटर, ये CSS हो गया। अब जावा स्क्रिप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है समझना जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको HTML और CSS तो आता ही होगा, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अंदर हमने दो वेरिएबल बनाया हुआ है, एक इनपुट नाम का और एक आउटपुट कंटेनर नाम का। इनपुट सेक्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो क्लास है फॉर्म टैग के अंदर इनपुट सेक्शन, इसी के अंदर मेरा सारा फॉर्म है, इनपुट है। तो इसीलिए हमने इनपुट सेक्शन को कैच किया है, किससे? इनपुट से। देखो यार, ये कैच करना क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई छोटा भाई है आपका, और आप उसको बोलते हो कि भाई जाओ दुकान से कुछ 1 kg शुगर ले आओ, और जो भी सामग्री है आप उसको बोलते हो जाओ दुकान से लेकर आओ। तो वो आप उसको कॉल कैसे करोगे? आप उसे उसके नाम से बुलाओगे, तभी तो वो आपके पास आएगा ना। तो इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इनपुट सेक्शन है जिसके अंदर की हमने ये सारा काम किया हुआ है, उसको हमने एक नाम दे दिया इनपुट। सिंपली ये वेरिएबल कुछ और नहीं, मैंने उसका नाम दिया है। अब हम इस इनपुट की मदद से आगे काम करेंगे। जैसे कि आपने अपने छोटे भाई को उसके नाम से बुलाया, उसी प्रकार से बस सिंपल ये समझ लो कि मैंने इसका सिर्फ नाम दिया है। अब हम इसी से सब काम करवाने वाले हैं आगे। ठीक है, तो यही होता है कैच करने का मतलब। उसी प्रकार से हमने आउटपुट कंटेनर ये भी नाम दिया है, किसको दिया है? तो ये नाम दिया है हमने ब्लैंक कंटेनर। आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में मेरा जो भी आउटपुट यूजर को दिखाना है, वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने डिव के अंदर ये ब्लैंक कंटेनर, ये खाली कंटेनर बनाया हुआ है हमने, जो कि जो मेरा आउटपुट आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये देखो ये इन्फिनिटी आया हुआ है ना। एक मिनट, डिवीजन किया मैंने, तो देखो यहाँ पर ये जो भी आ रहा है तो ये कहाँ पर स्टोर होगा? इसको स्टोर होने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने खाली एक ब्लैंक कंटेनर बनाया हुआ है, और ये ब्लैंक कंटेनर ये है। इसी ब्लैंक कंटेनर के अंदर हमारा आउटपुट स्टोर हो रहा है। ठीक है, क्या है क्वेरी सेलेक्टर? आपने पहले हमारे वीडियो में देखा होगा कि मैंने वहाँ पर आईडी से सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी सेलेक्टर की मदद से हम इसको कैच कर रहे हैं। क्वेरी सेलेक्टर का मतलब होता है कि आप उसको बिना आईडी और क्लास नेम के भी उसको पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनपुट सेक्शन, यहाँ पर क्लास नेम से, यहाँ पर इनपुट देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने इसको क्लास नेम दिया था और उसी की मदद से हम इसको कैच कर रहे हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है? क्वेरी सेलेक्टर में आप बिना उसको आईडी दिए हुए उसको कैच कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हम बिना आईडी या इसके हम इसको कॉल कर पा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, इनपुट। अब ये जो मैंने इसको इनपुट दिया हुआ है, ये इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर क्या करता है, जब हम सबमिट करेंगे तब ये मेरा एक्टिव होगा। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है पैरामीटर, उसमें स्टार्ट डाला है। इसके बाद स्टार्ट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जब हम किसी भी फॉर्म सबमिट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो सबमिट हो जाता है, लेकिन उसको रोकने के लिए, ताकि हमने जो भी कैलकुलेशन दिया है वो उसको यूजर को दिखा सके, इसलिए पेज को रिलोड होने से रोकता है। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, पेज को रिलोड होने से रोकता है। और क्यों रोक रहा है? वो इसलिए रोक रहा है ताकि हमने जो यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है वो मेरा रिजल्ट दिखा सके। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म सबमिट ना हो जाए, इसको रोके रखने के लिए हमने यहाँ पर ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, num1 नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर लिखा है पार्स फ्लोट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर num1 डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमने num1 नाम का आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और डॉट वैल्यू का मतलब है कि नम1 के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो उसको हम रिट्रीव करेंगे एज ए स्ट्रिंग। उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कीवर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है पार्स फ्लोट का। ये क्या करेगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। सेम इसी प्रकार से num2 के अंदर